हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, भुवन पहाड़ियाँ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो देखिए, जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, ये सब सारे मेघालय पठार का अंश है। बट भुवन पहाड़ियाँ ये जो है कि मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखिए, जो भुवन पहाड़ियाँ हैं ये असम जिले के बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है। भुवन पहाड़ियाँ मणिपुर और मिजोरम की सीमा पर बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है और यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल भी है। मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन है? गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। कभी कभी क्वेश्चंस बनता है कि जो मेघालय की 3 पहाड़ियाँ हैं उसमें से जो है कि पूछता है कि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, ये जो है कि क्रम करने के लिए आता है। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो देखिए, आपका जो गारो हिल्स है ना वो आपको यहाँ पड़ता है, ठीक है। खासी हिल्स यहाँ पड़ता है और जयंतिया हिल्स यहाँ पड़ता है। अगर बात करें पूरब से पश्चिम के लिए, ठीक है, तो पहले आएगा जयंतिया पहाड़ी, खासी पहाड़ी, फिर उसके बाद से गारो पहाड़ी, ठीक है। पूरब से पश्चिम। अगर पश्चिम से पूरब की करने के लिए आ रहा है तो गारो पहाड़ी आएगा, फिर उसके बाद से खासी, फिर उसके बाद से जयंतिया, ऐसे आएगा, ठीक है। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2001 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की बात की जा रही है 2011 की जनगणना की दृष्टि से। बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान है आपका प्रथम निम्नतम साक्षरता दर में। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर जो है कि 61.8% है। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.80% है। इसमें जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता 71.20% है, जबकि महिला की साक्षरता 51.50% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। सबसे कम साक्षरता दर वाले मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का प्रथम स्थान है, ठीक है। 93.91% साक्षरता दर के साथ केरल देश का सबसे अधिक साक्षर राज्य है। देखिए, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है 93.91% और सबसे कम साक्षर राज्य जो है कि बिहार है और सबसे अधिक केरल है। बिहार का जो है कि 61.80% है। 2011 तक भारत की जो जनगणना हुई वो 15वीं जनगणना थी। जो 2011 की जनगणना हुई है वो भारत की जनगणना 15वीं जनगणना हुई। 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन जो है कि पहली बार कराई गई थी जनगणना। उसके बाद से हर 10 वर्ष में एक बार होती है। और अगर बात करें पहली संपूर्ण जनगणना की तो वो जो है कि 1881 में कराई गई थी। 1949 के बाद से यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा ये कराई जाती है जनगणना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख करके दे सकते हैं? तो वो लिख करके दे सकते हैं राष्ट्रपति को। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, तो भारत के संविधान के भाग जो 5 है उसमें अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्ति प्रक्रियाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 124 से 147 भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में है। इनकी अवधि क्या होती है? तो ये 65 वर्ष तक आयु तक की मतलब इनकी अवधि होती है।
संसद द्वारा हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। देखिए, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद द्वारा हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, लेकिन अगर इनको त्याग पत्र देना है तो ये जो है कि प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। बट इनको जबरदस्ती अगर हटाया जाए तो संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो भी प्रक्रिया दी गई है संविधान में। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है कि 1950 में किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस एच.जे. कनिया थे। देखिए, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। इन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था। देखिए, ये जो है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, वो हैं ये। ठीक है, देखिए आप लोगों से इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर एक क्वेश्चंस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है। ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, देखिए, भारत के संविधान के भाग 14 के तहत अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की जो शक्तियां हैं, सदस्यों की नियुक्तियां और उनकी जो बर्खास्तगी है, उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 315 से 323 के बीच संविधान के भाग 14 के तहत। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य वाला राज्यपाल के द्वारा और संघ वाला जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देते हैं। देखिए, ये जो है कि राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देते हैं। जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, इनको त्याग पत्र अगर देना है तो राज्यपाल को त्याग पत्र दे देंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। देखिए, राज्य में राज्यपाल को और संघ में राष्ट्रपति को देते हैं। भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही राज्य लोक सेवा आयोग हो या फिर संघ लोक सेवा आयोग हो, किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के आदेश पर, वो भी दुर्व्यवहार के आधार पर, उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये जो है कि अपना त्याग पत्र अगर वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रपति को देंगे और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तो वो राज्यपाल को देंगे। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है उसका 6 वर्ष अवधि और 62 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले हो तब तक ये धारण किया रहेगा। अगर वही हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की, तो उसका जो है कि 6 वर्ष होता है और उसका जो है कि 65 वर्ष होता है। राज्य में 62 और संघ में 65 होता है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति जो है कि किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 155 है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 155 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, लेकिन वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। देखिए, पहले क्या होता था कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होता था, लेकिन जो संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसके तहत क्या कर दिया गया कि राज्य का एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। उसमें लिख दिया गया कि अगर एक राज्यपाल है, अगर वो चाहे तो 2 स्टेट के लिए वो एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, मतलब नियुक्त किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अनुच्छेद 157 के अनुसार क्या है कि राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति राज्यपाल उसको नियुक्त किया जा रहा है तो उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो,
तब राज्यपाल बनाया जा सकता है। वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो। ठीक है। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो और वह पागल व दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो। ये योग्यता होनी चाहिए किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए। ठीक है। तो वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा जब भी मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन है उसका। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 38। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 40। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है। और ये जो अनुच्छेद 40 है ये राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने हेतु कदम उठाएंगे और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगी। ये अनुच्छेद 40 कहता है। जो अनुच्छेद 40 है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से ये एक होता है। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि राज्यों को गायों और बछड़ों और अन्य जो दुधारू पशुएं हैं, वाहक मवेशियां हैं, उनके पशुवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कराएगा। ये अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि लोक कल्याण को उन्नति हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस योजना का प्रारंभ 13 जनवरी 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीटों और बीमारियों, प्रतिकूल मौसम की स्थिति में फसल खराब होने में से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में बात की जा रही है। तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत हुई वो 13 जनवरी 2016 को नहीं हुई। इसकी शुरुआत जो है कि 18 फरवरी 2016 को हुई। ठीक है। तो ये गलत है आपका। दूसरा है कि इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीटों और बीमारियों, प्रतिकूल मौसम की स्थिति में फसल खराब होने से किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपका सही है। ठीक है। पहला आपका गलत है, दूसरा सही है। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। और ये जो कि किसानों की उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। ये इसका उद्देश्य क्या है कि जो प्राकृतिक आपदा, कीटों या बीमारियों से जो फसल खराब हो जाते हैं या फिर प्रतिकूल मौसम की स्थिति में फसल खराब हो जाते हैं तो उसको मतलब किसानों की सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब उसी के लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है। मान लीजिए कभी ओला पड़ गया, कभी टिड्डियों का अटैक हो गया, ठीक है, कभी मतलब कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है, इसके वजह से जो फसल नुकसान होते हैं उसको जो कि बीमा प्रदान करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह कथन एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। किस ग्रह के विषय में ये सही है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। यह कथन है कि एक ग्रह के दिन का जो मान है और उसके अक्ष का जो झुकाव है वो लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। यह जो है कि किस ग्रह के विषय में सही है? तो किस ग्रह के विषय में सही है? तो ये जो है कि मंगल ग्रह के विषय में सही है। ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए, मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से दूरी क्रम के हिसाब से चौथे नंबर पे आता है और आकार में जो है कि ये 7वें स्थान पे आता है मंगल ग्रह। देखिए, टोटल जो है कि 9 ग्रह हैं। ठीक है। सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है। पहले 9 थे, ठीक है, अब जो है कि 8 हो गए हैं। ठीक है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लगभग 10% जो है कि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। कितने प्रतिशत आयरन ऑक्साइड पाया जाता है मंगल ग्रह की मिट्टी में? तो 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका सतह जो है कि लाल है। और मंगल ग्रह का सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी
कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ब्राजील धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलहास धारा, प्रशांत महासागर। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, ब्राजील धारा यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है, हम्बोल्ट धारा ये दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर की धारा है, गल्फ स्ट्रीम धारा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, और अगुलहास धारा ये प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, ये जो है कि हिंद महासागर की धारा है। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। महानगरों जैसे मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में मुख्य वायु प्रदूषक हैं ओजोन, हाइड्रोकार्बन, मार्स गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, जो भी महानगर है, मुंबई हुआ, कलकत्ता हुआ, दिल्ली हुआ, इसमें जो मुख्य वायु प्रदूषक गैस हैं वो कौन सी गैस है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों जो है कि बहुत खतरनाक गैस होती है। अगर हम देखें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में गैस कौन कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन, मीथेन, ये सब सारे गैस पाई जाती है। ओजोन जो है कि आपका 78.09% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% के करीब पाया जाता है, 20.95, आर्गन 0.093, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ऐसे ही सारे जो है कि ये वायुमंडल में ये गैस पाए जाते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, फेसबुक पेज भी है स्टडी विद श्री के नाम से, इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सअप चैनल भी है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिया कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।